नमस्कार साथियों। मैं आज आपके बीच में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। बहुत सारे साथियों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीएम पावर आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे नहीं ऐसे आएगा। तो साथियों देखिए, रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है, मास्टर सर्कुलर, जिसका मैं जिक्र करता हूँ और जिसकी मास्टर कॉपी मैंने काफ़ी ग्रुपों में साथियों को भेजी भी हैं। और इसको समझने की ज़रूरत है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन द रेलवे, जो सब्स्टिट्यूट अपॉइंटमेंट करने का जो रूल है उसी को ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहा जाता है डीओपीटी की गाइडलाइन के अनुसार। तो इस पूरे लेटर को आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि रेलवे ने मास्टर सर्कुलर बनाया है और मास्टर सर्कुलर के ही बेस के ऊपर रेलवे के अंदर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पॉलिसी लागू होती है। तो आप इसको पूरा लेटर को ध्यान से समझेंगे। सरकमस्टांस ऑफ सब्स्टिट्यूट, डेफिनेशन क्या है इसकी, जो मैंने आपको पहले बताया कि सीधी भर्ती के रूप में इनको जब रेलवे की सर्विसेज अफेक्टेड होती हैं तब इनको इनकी ज़रूरत पड़ती है, तब इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है साथियों। तो साथियों ये चीज़ें जो हैं, पहले रेलवे बोर्ड के पास जब रेल बजट होता था तो इसके लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। रेलवे खुद गाइडलाइन इशू करता था और सभी जनरल मैनेजर्स अपने पावर को इस्तेमाल करके ले लेते थे। पर जब से रेल बजट को आम बजट में डाला गया तब से इस भर्ती को भरने के लिए अपने सीपीओ की अपने फाइनेंस मिनिस्टर की मदद ली जाती है और ये सारा जो प्रोसेस होता है अंडर जीएम पावर सीपीओ के निगरानी में होता है। तो इसमें देखिए, इसमें सारे रूल लिखे हुए हैं, आप ध्यान से पढ़ सकते हो किस हिसाब से वो इसको भर सकता है। तो हर साल उसको 10% वैकेंसी जो है कैलकुलेट करनी है, जो क्रिएट करने वाली बात कही है उसने। तो हर साल के हिसाब से देखिए कितने साल से भर्ती नहीं हुई है, 10% के हिसाब से निकाल लीजिए। तो आप उसकी पूरी स्ट्रेंथ, जितनी भी उसके पास स्ट्रेंथ होती है उसकी 10% वैकेंसीज इसने फिलअप करनी होती है। और हर साल का फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, मगर जब से फाइनेंशियल बजट रेल बजट हटा दिया गया तब से ये पावर बिल्कुल हट गई थी और जिसकी वजह से ये दिक्कत आई। मगर जिस तरीके से पिछला सर्कुलर आया उसमें क्लियर बात ये बोली गई कि पोस्ट क्रिएट करने की पावर उन लोगों को मिल चुकी है। तो पोस्ट क्रिएट करना, ऑलरेडी इनके पास पोस्टें क्रिएट होती हैं, सभी सीपीओ और एपीओ के पास पूरा डाटा होता है कि किस जोन में, किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसीज़ किस किस डिपार्टमेंट में खाली है। तो हर जोन में ये जो डिटेल है हर सीपीओ और एपीओ के पास अवेलेबल होती है। तो इसमें पूरी टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई है। सिर्फ स्क्रीनिंग होना होता है, स्क्रीनिंग होने के बाद सीधा ज्वाइनिंग होना होता है। तो इस चीज़ों को आप समझ सकते हो। और जितनी भी ऑपरेटिंग है, चाहे हमारे मैकेनिकल है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, सब के अंदर इस पावर को इस्तेमाल करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाता है जो वैकेंट सीटें होती हैं। तो इस सर्कुलर को मैं वैसे भी आप लोगों को ग्रुपों में डाल दूंगा, आप दोबारा से स्टडी कर लेना। और इसी बेस पे जिस तरीके से साथियों के बीच में कास्ट, मतलब कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन का है, वो बहुत बड़ा उनको चिंता सता रहा है कि नहीं होगा। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है साथियों कि आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 43 ईयर्स तक, और जो आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 45 ईयर्स तक आपको मिलेगा, जॉब मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, 40 साल, 43 साल और 45 साल मेंशन किया हुआ है, वो भी रूल के अकॉर्डिंग है ये सब कुछ। ये भी मास्टर सर्कुलर में ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। अब इसमें होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है, अभी सबके मन में संकोच है कि अगर जीएम पावर आ गया तो ज्वाइनिंग कैसे होगी। तो साथियों इसमें एक स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग होने के बाद ही जब आपको लिस्ट बनेगी आपको बुलाया जाएगा, आपका स्क्रीनिंग होता है और स्क्रीनिंग होने के बाद आपको तुरंत अपॉइंट कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में समय नहीं लगता है और ये आपातकाल भर्ती होती है। रेलवे को जब उसके ज़रूरत होती है तब वो ये भर्ती लेता आया है शुरू से। हो सकता है कि मेरी जानकारी थोड़ी बहुत कम हो सकती है, मगर मैं रूल के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ साथियों। तो ये सारा काम जो है बहुत जल्दी जल्दी होता है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इसके अंदर जो होती है, जिस तारीख को रिकॉर्ड, जिस दिन आपका स्क्रीनिंग होकर आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं उसी दिन से आपका हो जाता है। बाकी इसमें ब्रेक सर्विस है, सर्विस रजिस्टर है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या क्या चीज़ों को मतलब देखा जाता है। तो सब्स्टिट्यूट के अंदर बंगला पीएन टीएडी के जो है वो ऑलरेडी कंटिन्यू है इनका रूल। और
एडवांस जो है इनका करेक्शंस एस्टेब्लिशमेंट मेन्यू जो है उसको फॉलो करते हैं ये लोग। तो ये बिल्कुल स्पष्ट और साफ है साथियों, जिसके मन में ये बातें दुविधा की तरह घूम रही हैं कि नियम कैसे आएगा, कैसे लागू होगा। तो साथियों ये पूरा रूल रेगुलेशन आप देख सकते हैं और मास्टर सर्कुलर के अकॉर्डिंग। हाँ, अब अगर करंट में गवर्नमेंट इसको रिवाइज़ करती है तो अपने तरीके से कर सकती है, किसी भी तरीके से पॉलिसी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकती हैं, मगर रूल के अकॉर्डिंग इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। हाँ, इसमें यह है कि स्क्रीनिंग के रूप में जिस तरह स्क्रीनिंग होती है, अगर ये स्क्रीनिंग नहीं लेना चाहते हैं, उससे पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट लेना चाहते हैं, तो डीओपीटी की गाइडलाइन के अनुसार दो ही रूल है। अगर स्क्रीनिंग सीनियरिटी आधार पर होती है और स्क्रीनिंग से पहले एक ट्रेड टेस्ट ले सकते हैं अगर चाहेंगे तो। मगर जिस तरीके से रेलवे के पास समय कम है तो वो समय नहीं बर्बाद करेगा ट्रेड टेस्ट के ऊपर, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही देगा। तो साथियों इस लेटर को दिखाने का मेन पर्पज़ था कि आपको इसका क्लेरिफिकेशन हो जाए। थैंक यू।